आईडी नीचे करो। ए बाबू आप पीछे करिए थोड़ा कैमरा। अरे कैमरा आप पीछे करो यार। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, धक्का नहीं बाबू। अरे यार कैमरा पीछे करो। हाँ सर, अखिलेश जी आज आप बलिया आए हुए हैं सर, क्या कहना चाहेंगे सर? राजमंगल, अरे यार तुम कैमरा तो पीछे करो। समाजवादी पार्टी के अरे कैमरा पीछे करो यार। जिलाध्यक्ष थे ही, लेकिन राजमंगल ने जब से राजनीति की शुरुआत की है वो एक समर्पित, निष्ठावान कार्यकर्ता की तरह समाजवादी पार्टी को हमेशा मजबूत करते रहे। जो जमीनी सिद्धांत विचारधारा को पहुंचाने का काम उन्होंने लगातार किया है। राजमंगल शुरुआती दौर में जब अरे यार कैमरा पीछे करो यार। कम उम्र के थे उस समय यूथ में काम कर रहे थे, यूथ के संगठन में रहे, जिला पंचायत के अध्यक्ष रहते हुए भी उन्हें काम करने का मौका मिला। और अभी पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी थी जिला अध्यक्ष के पद की। मुझे याद है कुछ दिन पहले जब मीटिंग हुई और जब बातचीत हुई तो उन्होंने यही आश्वासन दिया और उन्होंने भरोसा भी दिलाया था कि इस बार कुछ भी हो समाजवादी पार्टी को वो जिता करके भेजेंगे। लेकिन आज इस दुख की घड़ी में हमें उनके परिवार के लोगों से मिलना पड़ रहा है। उनके सहयोगी साथी और बड़ी संख्या में उनके समर्थक लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। एक्सीडेंटल डेथ हमेशा बहुत शॉकिंग होती है। एक्सीडेंट की मृत्यु वो अचानक की है। उनका एक्सीडेंट हुआ, जो कुछ उस समय उनको इलाज या इंतजाम कर सकते थे जानकारी के बाद किया गया, लेकिन वो हमारे और आपके बस में, किसी के बस में नहीं था। जो इलाज संभव हो सकता था वो भी नहीं करा पाए, वो हमारे बीच नहीं रहे। जो व्यक्ति एक बार चला जाता है वो दोबारा नहीं लौटता है, लेकिन राजमंगल ने अपने कम समय में, इतने कम समय में उन्होंने जो व्यवहार बनाया, जिस तरह का संपर्क जोड़ा उन्होंने और परिवार का साथ लेकर के पार्टी को और ऊंचाई तक पहुंचाने का लगातार वो प्रयास करते रहे। हम दुखी हैं, समाजवादी पार्टी पूरा साथ है उनके परिवार के साथ। और मैं श्रद्धांजलि भी देता हूं और याद करता हूं कि ऐसा समर्पित कार्यकर्ता अब मिल पाना मुश्किल है। उनकी कमी हमेशा हम लोगों को पड़ी। अध्यक्ष जी, आज आप बलिया आए हैं और बलिया के कार्यक्रम जो निर्धारित कार्यक्रम था उससे 1 घंटा पहले आ गया। इस तरह से उत्तर प्रदेश में अभी लोकसभा चुनाव की रणभेरी नहीं बजी है, लेकिन अभी से आपने जो है पूरा जो है रणनीति बुन लिया है। तो एक तरफ आप इतना तेजी दिखा रहे हैं पूरे प्रदेश को मसले में जुटे हुए दिन रात, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन तो आज तक न्यूनतम साझा कार्यक्रम घोषित कर पाई, नसीब से नहीं हो पाया। तो आप इस इंडिया गठबंधन के मजबूत घटक हैं। दुख का समय जरूर है, दुख का समय जरूर है, और अभी बहुत दिन नहीं हुए राजमंगल के गए हुए, लेकिन जिस समय पार्टी की बैठक हुई उस समय हमारी पार्टी के नेता और राजमंगल और तमाम लोगों ने यही कहा कि इस बार पार्टी को जिता करके भेजेंगे। जहां जहां बलिया के लोगों की जिम्मेदारी होगी उन लोकसभाओं को जिताने का काम करेंगे। जहां तक गठबंधन का सवाल है, गठबंधन में पूरी जिम्मेदारी के साथ समाजवादी पार्टी साथ है। गठबंधन में किसको कहां लड़ने का मौका मिलेगा बहुत जल्दी आपको जानकारी मिल जाएगी। एक बात तो साफ है, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। विकसित भारत का नारा देकर के गांव-गांव वैन या गाड़ियां पहुंचा करके प्रधानों से उनके बजट का हिस्सा काट करके आप विकसित भारत का सपना पूरा नहीं कर सकते। जो आपके घोषणा पत्र रहे, जो आपने संकल्प जनता के बीच में रखे, वो आखिरकार आधे अधूरे क्यों हैं? अगर विकसित भारत बने, क्या हमारे किसान की आय दोगुनी नहीं होगी? जो घर बैठा नौजवान है वो बेरोजगार है, उसको नौकरी या रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और फिर
हमारी सीमाएं कितनी असुरक्षित हो गई हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि देश के रक्षा मंत्री को जो घटना हुई उनके घर परिवार के लोगों से मिलने जाना पड़े। 3 लोग सिविलियंस मारे गए थे, 8 घायल, शहीद क्या नहीं गए रक्षा मंत्री जी। बीजेपी के नेतृत्व जो शहीद हुए उनके घर नहीं गए, वहां गए जो सिविलियंस मारे गए थे। सरकार की कमी या उस समय जो फैसले लिए उसकी कमी, लेकिन अग्निवीर जैसी व्यवस्था से कभी भी देश की सुरक्षा उतनी मजबूती से नहीं हो सकती है जितनी मजबूती से होनी चाहिए। तो सीमाओं का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, महंगाई का सवाल है, और जो बड़े बड़े सपने दिखाए थे इन्वेस्टमेंट मीट के, आपके बलिया में चुनाव आ गया है तो हो सकता है सपना दिखा रहे हों लेकिन जमीन पर कुछ नहीं पहुंचा होगा। अगर 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का सपना देखा है और मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कहा हो, तो क्या बलिया का हिस्सा नहीं रहा होगा, या गाजीपुर का हिस्सा नहीं रहा होगा, या आपके बगल का जिला देवरिया उसका हिस्सा नहीं रहा होगा? आखिरकार 40 लाख करोड़ में ये आखिरी के हमारे पूर्वांचल के जिले में क्या पहुंचा है? और समाजवादियों ने जो सड़क बनाई थी, कम से कम उसकी वजह से समय पे आ गए। मौसम खराब होने की वजह से भी नहीं आ सकते थे, लेकिन सड़क अच्छी बनने की वजह से कम यहाँ पहुंच गए और समय से परिवार और अपने पार्टी कार्यकर्ता नेताओं से मिल पाए। अच्छा सर, जिस तरीके से राष्ट्रीय आधार है, कई राज्यों में आप जो है विधानसभा लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा के आगामी चुनाव में उत्तर प्रदेश से बाहर भी क्या आपका दल चुनाव लड़ेगा? महाराष्ट्र अभी उस पर विचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में क्या रणनीति बनेगी उस पर तय करेंगे। राहुल गांधी यूपी से 40 सीटों पर लड़ने की बात कर रहे हैं। आज तक को सच बोलना चाहिए। सर, बीजेपी का मानना है कि चूंकि इस समय इलेक्शन आने वाले हैं लोकसभा के, वो कब तक बोलेगा झूठ? सर, भगवान राम के अच्छा सर, सीए की बात अगर हम करें तो लोकसभा चुनाव के पहले ये माना जा रहा है कि नोटिफिकेशन आ सकता है, तो विपक्ष जो है सीए को लेके कैसे देखता है? कल क्या होगा, हमारा स्टैंड वही है जो पहले दिन था जी। सवाल ये है कि चीन आपके घर में घुस रहा है और चीन के सीमा पर आपके जो मेमोरियल बना था, जो 1962 में जिन जवानों ने, जिन लोगों ने शहीद होकर के भारत की सीमाओं की रक्षा की थी, क्या उस मेमोरियल को नहीं तोड़ दिया गया? चीन की फौज क्या आपके भारत के अंदर नहीं आ गई? इसका सवाल का जवाब है किसी के पास? आप सीमाएं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, आप सीए लाना चाहते हैं, आप अपने जवानों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, और सरकार की गलती और कमी की वजह से सिविलियंस की जान जा रही है, तो कितना अविश्वास आपके प्रति पैदा हो रहा है? तो ये बड़े सवाल हैं, इसलिए आप उलझे मत। वही महंगाई, वही बेरोजगारी, और जो सपना दिखाया था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, बलिया के किसानों की क्या आय दोगुनी हो गई? क्या यहाँ का नौजवान पक्की नौकरी पा रहा है, पक्की वर्दी पहन पा रहा है? अध्यक्ष जी, भाजपा अयोध्या में राम मंदिर के मसले को लेकर के जो है पूरे राजनीति को गरमाने के मूड में, और उसके जरिए लोकसभा चुनाव जीतने की जरूरत है। आप तो आपके इंडिया गठबंधन की कारण आप बलिया जिले के हैं और बलिया लोकसभा के हैं, और उस जगह के हैं जिस जगह के लोगों ने देश को प्रधानमंत्री दिया। आप उस बलिया बागी के लोग हैं जहां आजादी पहले मिल गई, इसलिए आप हर बात को समझते हैं। धर्म राजनीति का हिस्सा नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी को आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई, किसान को नौकरी रोजगार मिला कि नहीं मिला, उन सवालों का जवाब देना पड़ेगा, और उन सवालों का जवाब नहीं है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी धर्म के पीछे छिप जाती है। अच्छा अध्यक्ष जी, आप इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटक हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, सबसे बड़े राज्य के आप सबसे बड़े नेता। आप 40 सीट और 48 सीट वाले लोकसभा क्षेत्र के लोग जो है मांग कर रहे कि इनको प्रधानमंत्री बनाया जाए। अरे यार, मोबाइल तो अपना पीछे करो भाई। 80 सीट वाले होने के बाद भी जब प्रधानमंत्री बनने की बात आती है या संसद बनने की बात आती है, तो आप जो है शांत हो जाते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। मुझे अपने इस पत्रकार का धन्यवाद देना चाहिए। हमारे लिए सब लोग मुख्य है कि बीजेपी हारे, सवाल ये नहीं कौन किस पद पर बैठेगा।
और आप तो बलिया के हैं जहाँ से प्रधानमंत्री रहे हैं, तो आप इन बातों को सब समझते हो, गिनती की और परिस्थितियों को भी समझते हो कि कभी कभी कम वाले भी प्रधानमंत्री बनते हैं। तो मैंने उत्तर प्रदेश के युवाओं की आकांक्षाओं को आप पूरा करेंगे भविष्य में? प्रधानमंत्री अगर बनने की स्थिति आती है तो हमारा आपकी जो जवाबदारी सपना रहा रहेगी। है, देखिए जो सपना समाजवादियों का रहा वो ये रहा कि पूर्वांचल का इलाका खुशहाली से जुड़ जाए। इसीलिए ये जो सड़क आपको पूर्वांचल की दी थी वो किसी के मांगने पर नहीं दी थी। नेताजी क्योंकि आजमगढ़ से चुनाव लड़ते थे, पूर्वांचल का हिस्सा उत्तर प्रदेश और दिल्ली से सीधा जुड़ जाए और यहाँ के हमारे किसानों के घर परिवार में खुशहाली आ जाए, इसलिए एक्सप्रेसवे दिया था। ये केवल सड़क नहीं मान के चल रहे थे हम, यहाँ पर मंडी अगर बनी होती और अगर सुविधाएं दी गई होती तो हमारे किसानों को लाभ पहुंचता। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग की अभी तो आकांक्षा ये रही कि जो सर सपना मुलायम समाजवादियों सिंह ने नेता देखा जी था, प्रधानमंत्री बने और आज सपना है कि आप भी प्रधानमंत्री बने। देखिए ये समय और जगह नहीं है जिस पर चर्चा की जाए। अच्छा कभी अखिलेश जी, दोबारा बलिया आएंगे हम लोग। अच्छा सर, मेरठ में एक किसान ने आत्महत्या करने की कोशिश की है, पेट्रोल डालकर जो है आग लगाने की कोशिश की है, क्योंकि वन विभाग उसकी जमीन पर कुछ करने जा रहा था। क्या कहना चाहेंगे सर, किसानों की क्या स्थिति है प्रदेश के अंदर और इस मामले को ये लेकर? लोग जीरो टॉलरेंस कहते हैं करप्शन के लिए, ये जीरो टॉलरेंस उनका जीरो हो गया है। और जब एसडीएम और अधिकारियों के कार्यालय न्याय नहीं दे रहे हैं तो मजबूरी में उसको आत्महत्या का रास्ता अपनाना पड़ा। अगर कोई दोषी है उसके लिए तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोगों, और केवल मेरठ में एक किसान की आत्महत्या का सवाल नहीं है, उसके साथ साथ एक दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों की किस तरह पिटाई की गई, एक बहुजन समाज के सभासद की किस तरह मंत्री ने और विधायक ने पिटाई की। बताओ क्या कार्रवाई की इस सरकार ने, जो हमेशा बुलडोजर की चालू करके रखते हैं। क्या उस मंत्री के घर पे बुलडोजर जाएगा जिसने बहुजन समाज के सभासद का अपमान किया है? क्या ये वही बुलडोजर एसडीएम के घर की ऑफिस को तोड़ेगा कि जिस एसडीएम या जिस अधिकारी की वजह से उस किसान की जान चली गई? तो जीरो टॉलरेंस इसलिए नारा दे रहे हैं जिससे हमारा गरीब समझ ही नहीं पाए। गरीब समझ रहा है जाने कौन सा फैसला लिए ले रहे हैं जीरो टॉलरेंस से। इन्होंने कहा जीरो टॉलरेंस हमारा करप्शन के लिए है। आज करप्शन क्या है? उसी का परिणाम है कि जान देनी पड़ रही है। पहली जान नहीं गई है, इससे पहले बाराबंकी में, हैदरगढ़ में भी इसी तरह एक किसान अपने न्याय के लिए गया था, उसे आत्महत्या करनी पड़ी, जान चली गई। कभी मुख्यमंत्री आवास में इतने लोगों ने आत्महत्या नहीं की होगी। कई बेटियां न्याय के लिए आईं और मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह किया, उनकी जान नहीं बची, चली गई। और मैं अपने पत्रकार साथी से कहूंगा वो तमाम आंकड़े आप निकाल करके जनता को बताएं कम से कम कि कितनी ऐसी घटनाएं इस सरकार में हुई हैं। अच्छा सर, सत्ता पक्ष जो है लगातार विपक्ष पर ये आरोप लगा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विपक्ष जो है वो अलग अलग गलत बयान कर रहा है। तो क्या प्राण प्रतिष्ठा के दिन आप भी जाएंगे क्या अयोध्या? देखिए मैंने आप आधी अधूरी बात मत करिए। पूरी बात यह है कि बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि जिसके पास निमंत्रण होगा वही आएगा। हमारा पक्ष ये है कि भगवान जब बुलाएंगे तो वो बीजेपी भी नहीं रोक पाएगी। और अगर आपका हमारा किसी का मन करे कि आज भगवान की इच्छा है हमें देखने की, तो क्या हमें कोई रोक पाएगा? सर एक आखिरी क्वेश्चन तो सर। ये सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे तय कर सकती है किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना। अखिलेश जी, अच्छा सर, एजुकेशन महादेव वाले पे बात घोटाले नहीं हो में रही है। इसका मतलब भगवान श्री राम जी की तरफ से नहीं है बुलावा, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बुलावा। अखिलेश जी, एजुकेशन पे भगवान बात नहीं तो हो आपको रही। रात को आते आप दर्शन एक में। युवा नेता है और एजुकेटेड भी है, खासकर देखा जाए, लेकिन जो एजुकेशन की बात होनी चाहिए इस यूपी में, एजुकेशन की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। जहाँ तक रिलीजन की बात करें और संबंधित बातें उसकी हो रही है, ऐसा क्यों? वो बात इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि जब मुख्यमंत्री जी खुद ही कहते हैं 46 में 56, उन्हें ही गिनती की जानकारी कम है। उनसे सवाल पूछो कुछ जवाब देते हैं कुछ। और प्राइमरी स्कूल आप देख लीजिए, बच्चों की संख्या कम हो गई। इंटरमीडिएट में देख लो, बच्चों की संख्या कम हो गई। ITI पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने वालों की संख्या कम हो गई। आखिरकार आप देश को कहाँ ले जा रहे हैं? अमेजोन जैसी कंपनियां, या अमेजोन न बोलूँ मैं, या जो नए तरह का व्यापार बिजनेस हो रहा है उसमें नौकरियां और रोजगार है। तो सरकारों को जो परिवर्तन और बदलाव लाना चाहिए वो नहीं ला रहे हैं। वो अपने जो आइडियोलॉजी है उसके हिसाब से शिक्षा को देना चाहते हैं। अगर वो आइडियोलॉजी के हिसाब से शिक्षा दोगे तो हमारे समाज और देश का भला नहीं होगा।
नौकरी रोजगार कैसे मिले उसकी अगर व्यवस्था करोगे शिक्षा उस तरह की, तो शायद नौकरी रोजगार मिलेंगे। महादेव घोटाले में जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होना चाहिए वो नहीं है। हमें याद है कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के नाम पर यूनिवर्सिटी दी गई थी। यूनिवर्सिटी सफाई सरकार में देना शुरू हुआ। इस सरकार की जिम्मेदारी थी इस यूनिवर्सिटी को और कैसे बड़ा किया जाए, इसमें और नए कोर्सेज कैसे लाए जाएं, जिससे बलिया और आसपास के पूर्वांचल के नौजवानों को अच्छी एजुकेशन मिल जाती और आज जिस एजुकेशन की ज़रूरत है क्वालिटी एजुकेशन वो मिल जाती, जिस कोर्स से नौकरी रोजगार मिल जाए उस तरह की व्यवस्था और ट्रेनिंग होती, तो शायद ये यूनिवर्सिटी न जाने कितनों के भाग्य बदल देती। अच्छा सर, लेकिन सरकार को ध्यान ही नहीं है, सरकार को कुछ और दूसरी तरफ ले जाना है। सर, योगी सरकार में बुलडोजर की जो संस्कृति जो अपनाई जा रही है, जिस पर विपक्ष लगातार कटाक्ष करता रहा लोकतंत्र में है, बुलडोजर की कोई जगह नहीं है। लगातार इनकाउंटर हो रहे हैं, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं? संविधान की जरूरत है। महादेव ऐप में भारत में जो लोकतंत्र में है उसमें बुलडोजर की कोई जगह नहीं है। अगर न्यूज़ उसमें इंडिया कोई जगह है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान उसी की जगह है, उसी के तहत न्याय मिले। अच्छा सर, महादेव ऐप वाले मामले में भूपेश बघेल के खिलाफ जो है चार्जशीट हुआ है, क्या कहेंगे? किस वजह से? आप क्या बातें कर रहे हो? आपको सब पता है। अच्छा, बलिया से बेहतर कौन जानता होगा? यहाँ के पत्रकार साथियों को लड़ना पड़ा था, इसमें हो सकता कोई हो। आपको कितना लड़ना पड़ा और सच के लिए लड़ना पड़ा, और क्योंकि आप सच्चे थे इसलिए आपको न्याय मिला। ये बात सहमत है ना आप? जी। तो ये बीजेपी के लोग किसी को भी फंसा सकते हैं। जब आपको नहीं छोड़ रहे हैं तो किसी भी लीडर को कहीं भी फंसाया जा सकता है। अच्छा सर, अरे ऐसो आप रख लीजिए अपना, तो क्या करेगा ऐसो आपका? जी। अच्छा सर, अंत में सिर्फ एक सवाल, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार विवादित बयान देते हैं। कई बार आप उनका समर्थन करते हैं, कई बार आप उनको नसीहत भी देते दिखाई दिए। तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के सनातन और हिंदू धर्म को लेकर बयानों से समाजवादी पार्टी को फायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, सवाल फायदा और नुकसान का नहीं है। कुछ चीजें बहुत पुरानी हैं, उनको कुरेदना नहीं चाहिए। और फिर सजा की बात हो तो आपको याद होगा डिप्टी सीएम जो उत्तर प्रदेश के थे, उन्होंने टेस्ट ट्यूब के बेबी किसको कहा था? टेस्ट ट्यूब बेबी किसको कहा था? इसी तरह एक और नेता थे, उन्होंने क्या भाषा इस्तेमाल की थी भगवान के बारे में? और फिर एक और नेता थे, वो क्या कहते थे? चल सन्यासी। उसकी अगली लाइन आप जानते हो क्या है? तो सोचिए आप, तो अगर उनके खिलाफ बीजेपी कार्रवाई नहीं कर रही है, उनके साथ गले में हाथ रख करके उनको बढ़ावा दे रही है, उनका सम्मान कर रही है, तो आप दूसरों से क्या उम्मीद करोगे आप? अच्छा सर, आखिरी क्वेश्चन, इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग कब तक खड़ा होगा? बहुत जल्दी। कितना दिन? और समाजवादी पार्टी तय कर देगी बहुत जल्दी। समझ समाजवादी पार्टी और दलों को भी साथ लेकर के बहुत जल्दी फैसला ले लेंगे। अभी सूर्य को उत्तरायण में आने दो। कितने पर सूर्य को उत्तरायण में आते ही सब फैसले हो जाएंगे। अच्छा, अंत में सर सिर्फ एक सवाल, समाजवादी पार्टी किस तरीके के नेताओं को लोकसभा चुनाव में टिकट दे सकती है? उनकी प्राथमिकता क्या रहेगी, क्या आधार रहेगा? जो अच्छे हों, जो जमीनी नेता हों, समीकरण में फिट हों, थोड़े मजबूत हों, वो चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू।